हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे प्रमुख रचनाओं के रचनाक्रम और उनके लेखकों के जीवन क्रम पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, खासतौर से यूजीसी, एनटीए, नेट या फिर जितनी भी प्रवक्ता संबंधी परीक्षाएं होती हैं, अब उनमें भी इस तरीके के सवाल पूछे जाने लगे हैं रचनाक्रम और जीवन क्रम के आधार पर। तो इससे आपको दो फायदा होगा। पहला तो रचनाओं के क्रम का पता चलेगा कि सबसे पहले रचना कौन है और सबसे आखिरी रचना कौन है, और प्रकाशन वर्ष पता चलेगा। और जब सिंगल में अगर वन लाइनर में प्रश्न आता है तो किसी भी रचना का प्रकाशन वर्ष से संबंधित भी सवाल आपका सही हो जाएगा। और वैसे ही अगर लेखकों के जीवन क्रम से संबंधित प्रश्न आ रहा है तो क्रम तो पता चल जाएगा। अगर वन लाइनर किसी के जीवन के या उसके जन्म से संबंधित कोई सवाल आता है तो उस सवाल को भी आप हल कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में आज हम आदिकाल की जो प्रमुख रचनाएं हैं और जो उनके लेखक हैं उन दोनों के क्रमों पर बातचीत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो पहला सवाल है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का क्रम काला क्रमानुसार सही क्रम क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है: हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। अब यही चारों ऑप्शंस में इन्हीं का नाम है, तो इन में देखना है कि जो सही जवाब है वो कौन सा है। ठीक है, तो अगर हम इनके जीवन क्रम के आधार पर आंसर ढूंढें तो पहले हम लिख लेते हैं। इसमें सबसे पहले अगर किसी का नाम आएगा तो वो नाम है मिश्र बंधु का। ठीक है, सबसे पहले इनका जन्म हुआ था। रामचंद्र शुक्ल, इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था और निधन 1941 ईस्वी में। ठीक, इसके बाद राम कुमार वर्मा का नाम आता है जिनका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था और निधन 1990 ईस्वी में। और फिर जो अगला नाम आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और निधन हुआ था 1979 ईस्वी में। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि सबसे पहले मिश्र बंधु का जन्म हुआ, इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर राम कुमार वर्मा, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस विकल्प के अनुसार इसका सही जवाब होगा डी। ठीक है, तो ये रचनाक्रम से सवाल नहीं था बल्कि लेखकों के जीवन क्रम के आधार पर था। अगर अगले प्रश्न पर बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रकाशन वर्ष को आधार बनाकर पूछा गया है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम क्या है। और जो पुस्तकें दिया है इसमें हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो इससे आपको प्रकाशन वर्ष तो बताना ही है और इन किताबों के जो राइटर्स हैं उनकी भी जानकारी हो जाएगी। तो देखा जाए तो जो पहला इसमें सबसे पहले जो किताब पब्लिश हुई थी उसका जो नाम है मध्यकालीन बोध का स्वरूप, जिसका कि प्रकाशन सन 1970 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1970 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके राइटर हैं। दूसरी किताब जो है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसका प्रकाशन हुआ था सन 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। इसके जो राइटर थे राम स्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, और अगला जो इसमें बुक है, अगली बुक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जिसका प्रकाशन 1996 ईस्वी में हुआ था और इसके जो लेखक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है, तो ये हो गया। और आखिरी जो किताब है इसका प्रकाशन सन 2003 में हुआ था और इसकी जो लेखिका थी वो थी सुमन राजे। तो जब हम तार सप्तक पढ़ रहे थे तो उसमें सुमन राजे का जिक्र हो रहा था। आप अगर जान रहे होंगे तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि ये किस सप्तक से संबंधित थी। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है बी, मध्यकालीन बोध का स्वरूप हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया 1970 में। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में लिखा गया राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में लिखा गया डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास
सुमन राजे द्वारा सन 2003 में लिखा गया। तो इस तरीके से आप नोट्स बनाते जाइए ताकि आपकी तैयारी भी हो और क्रम के अनुसार आप उसको समझ भी सकें। अगला प्रश्न है कि जो इतिहास ग्रंथ हैं, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के अंतर्गत जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं उनका काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है। ठीक है, तो आप ऑप्शन देखिए। ऑप्शंस में मिश्र बंधु विनोद का नाम है, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का नाम है, शिव सिंह सरोज का नाम है, इस्तवार दलाल उत्तर हिंदुस्तानी का नाम है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि सबसे पहला जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था 1839 ईस्वी में तासी द्वारा लिखा गया था। तो सबसे पहले इसका नाम आना चाहिए। फिर जो दूसरा इतिहास लिखा गया था वो था शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया इतिहास 1883 ईस्वी में। ठीक है, फिर ये ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया 1888 ईस्वी में, और आखिरी जो इसमें है ऑप्शन में 1913 ईस्वी में लिखा गया मिश्र बंधुओं द्वारा, जिसमें कि 3 भाइयों का नाम शामिल है। तो एक तो आपको यहाँ पर क्रम बताना है, दूसरा आप देख रहे हैं कि अगर प्रश्न आ गया कि मिश्र बंधु विनोद कब प्रकाशित हुआ था तो ये आप सही कर देंगे 1913। मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर का प्रकाशन कब हुआ था 1888। राइटर्स का भी नाम ध्यान में रखिए ग्रियर्सन। ठीक है, बल्कि मैं इसको नीचे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्रम के अनुसार लिख दे रहा हूँ। 1839 तासी, ठीक, 1883 सेंगर का जो इतिहास है, 1888 ग्रियर्सन, और 1913 जो है मिश्र बंधुओं का। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस हिसाब से जो सही ऑप्शंस है उसको हम देखते हैं। ए तो सही नहीं है, आप देख रहे हैं कि बी में क्या है, इस्तवार दलाल हिंदुस्तानी शिव सिंह सेंगर सरोज का है, मॉडर्न वर्नाक्युलर, तो ये बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। और बाकी ऑप्शंस जो हैं वो सब ऐसे ही ऑप्शंस बनाने के लिए हैं। अगला प्रश्न हम देखें तो ये जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है, ये पूछा गया है। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी कवि हैं ये सब आदिकाल के कवि हैं। आदिकाल के कवियों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि उनके जन्म काल को लेकर आलोचकों में बड़ा मतभेद रहा है, क्योंकि शुरुआती दौर के कवि हैं तो उस समय इतना जन्म को लेकर बहुत साक्ष्य ठीक से नहीं मिलते हैं, इसलिए कई बार विवाद भी हो जाता है कि फला आलोचक ने फला का जन्म इस समय माना है और दूसरा आलोचक ने दूसरे समय में माना है। फिलहाल जो यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि कवियों का जो सही क्रम है जीवन काल के दृष्टिकोण से जन्म से, उसमें सबसे जो पहला कवि कौन है, क्रम के अनुसार सही कौन है, तो देख लेते हैं। इसमें जो सही जवाब दिया गया है सी है। तो हम देखते हैं कि जो चंद बरदाई है, जगनीक है, खुसरो हैं, श्रीधर हैं, इनका जन्म कब कब हुआ है। तो चंद बरदाई का जन्म हुआ था सन 1168 ईस्वी में। ठीक, चंद बरदाई 1168 ईस्वी में। दूसरा इसमें नाम दिया है जगनीक का। ठीक है, जगनीक का जन्म हुआ है 1173 ईस्वी में। तीसरा है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म हुआ है 13वीं शताब्दी में माना जाता है, मतलब कि 1253 ईस्वी में। और बच जाते हैं श्रीधर। तो श्रीधर का जन्म जो हुआ है वो लगभग 14वीं शताब्दी के आसपास में है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनका जन्म वर्ष भी याद कर सकते हैं और क्रम भी आपका याद हो जाएगा। 1168 चंद बरदाई, 1173 जगनीक, 13वीं शताब्दी आमिर खुसरो, 14वीं शताब्दी श्रीधर। तो इस तरीके से याद हो गया। एक बार मैं छत्तीसगढ़ में लोक सेवा आयोग के थ्रू इंटरव्यू देने गया था, जिसमें कि चयन के उपरांत मैंने 2 साल छत्तीसगढ़ में अपनी सेवा भी दी। तो उसमें एक सवाल पूछा गया था हमसे कि खुसरो का जन्म कब हुआ था। तो मैंने बता दिया था कि 13वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन जो एक्सपर्ट थे बोले कि नहीं आप गलत बता रहे हैं, 1253 में हुआ था। तो देखिए 1253 और 13वीं शताब्दी दोनों एक ही होता है। तो कई बार लोगों को कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि अगर शती लिखते हैं तो उनको लगता है कि ये दूसरा चीज़ है, और ईस्वी जब लिख देते हैं तो उनको लगता है कि यही परफेक्ट है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी है निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी काल क्रमानुसार सही है।
इसको भी देखने की कोशिश की जाए। तो इसको हल करते समय आपको तो पहले रचनाकार तुरंत नाम ध्यान में आ जाना चाहिए कि भेषजदेव रासो कौन है, नरपति नाल। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। हमीर रासो सारंगधर, ठीक। खुमान रासो दलपति विजय। तो ये सब तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। बाकी अगर प्रकाशन के हिसाब से देखें तो जो क्रम यहाँ पर बन रहा है कि सबसे पहले इसमें कौन है, तो 9वीं शताब्दी में खुमान रासो लिखा गया था, ठीक। खुमान रासो 9वीं शताब्दी में। फिर 12वीं शताब्दी के आसपास में लिखा गया था विशलदेव रासो, ठीक। विशलदेव रासो 13वीं शताब्दी के आसपास में लिखा गया था पृथ्वीराज रासो। और हमीर रासो का जो क्रम है, इसके अभी प्रकाशन के वर्ष के बारे में आलोचकों में मतभेद रहा है और क्लियर भी नहीं रहा है, ठीक है। ये सवाल यूपी हायर एजुकेशन में पूछा गया था, बाद में इसको उसने अपने क्वेश्चन पेपर में से निकाल भी दिया था। फिलहाल आपको जानकारी होनी चाहिए कि विशलदेव रासो 12वीं शताब्दी के आसपास की रचना है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो 13वीं शताब्दी की रचना है, अगर कभी क्रम में आ जाए। और जो खुमान रासो है ये 9वीं शताब्दी की है। तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें खुमान रासो सबसे पहले है। तो अब देखिए, तो सही मायने में ये ऑप्शंस होना चाहिए 9वीं, 12वीं, ठीक है, 13वीं और हमीर रासो का आखिर में दिया है। तो क्रम के अनुसार यही ऑप्शन सही होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है वो भी है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। अब 4 रचनाकार दिए गए हैं, इनका सही अनुक्रम पूछा गया है कि कौन इसमें पहले है फिर उसके बाद कौन है, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो सरहप्पा का नाम आ रहा है, तो इनका समय कब है, पुष्पदंत का समय देखना होगा, अब्दुल रहमान का समय देखना होगा और हेमचंद का समय देखना होगा, ठीक है। तो जो सरहप्पा का समय है, सरहप्पा 769 में इनका जन्म हुआ था ईस्वी में, मतलब कि 8वीं सदी के आसपास के रहने वाले थे। पुष्पदंत का जो समय था वो 10वीं सदी के आसपास में। अब्दुल रहमान का जो समय है ये 12वीं सदी के आसपास में। और हेमचंद भी 12वीं सदी के हैं लेकिन अब्दुल रहमान के बाद के हैं, तो इनको लगभग 13वीं मान लिया जाए, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन सही होगा। और कई बार आप देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आलोचकों में मतभेद रहा है कि प्रथम कवि कौन है। प्रथम कवि को लेकर काफ़ी मतभेद रहा है। तो जिसमें दावा पेश करने वाले सरहप्पा हैं, पुष्पदंत हैं, अब्दुल रहमान भी हैं और हेमचंद भी हैं। सरहप्पा को राहुल शाह कृत्यायन ने माना, पुष्पदंत को और स्वयंभू, इन दोनों में भी कई बार प्रथम कवि को लेकर डिबेट रहा है। तो राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है, पुष्पदंत को भी आलोचकों ने माना है, अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और बाकी जो हैं। खैर, इस प्रश्न के अनुसार जो सही ऑप्शन है वो आपका ए होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मैं टाइम टेक कर ले रहा हूँ क्योंकि आप देख रहे हैं कि क्रम बताना है, तो जब तक चीज़ों को समझ नहीं लेंगे आप तब तक आप याद करते जाएंगे और दिमाग में चीज़ें नहीं बैठेंगी। यहाँ पर भी पूछा जा रहा है कि कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर वाले ऑप्शंस के भी कुछ कवि इसमें शामिल हैं। तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि 10वीं शताब्दी में आ गए पुष्पदंत, 12वीं में आ गए अब्दुल रहमान। अब स्वयंभू का समय कब माना जाए ये देखना पड़ेगा। स्वयंभू जो है वो 8वीं सदी के आसपास में है, हेमचंद जो है वो भी 12वीं सदी के आसपास में है, बल्कि 13वीं का मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में पहले किसका नाम होना चाहिए, स्वयंभू का होना चाहिए, क्योंकि वो 8वीं सदी में है। तो यहाँ पर देखिए स्वयंभू है, फिर पुष्पदंत हैं 8, 10, 12 और 13। तो इस तरीके से जो सही ऑप्शंस हुआ वो सी हुआ। तो तुरंत आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए 8 स्वयंभू, 10 पुष्पदंत, 12 अब्दुल रहमान, ठीक है, और 13 हेमचंद। इस तरीके से आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि सही कालक्रम बताइए। इसमें भी कालक्रम को लेकर ही हो गया। आप देख रहे हैं इसमें भी कुछ ऐसे कवि शामिल हैं जिनको कि आप पहले के विकल्पों में देख लिए हैं। सरहप्पा, जिनका जन्म
769 ईस्वी में है। ठीक है, सोमप्रभ सूरी को देखना होगा कि इनका जो समय है वो कब है। तो इनका जो समय है सोमप्रभ सूरी का वो है आपका 1184 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, गोरखनाथ का जो जन्म हुआ था 845 ईस्वी में, और हेमचंद का जैसा कि मैं बता रहा था कि 13वीं शताब्दी के आसपास में। तो अब इसमें क्रम के अनुसार कौन आएगा, पहले सरहप्पा, ठीक, फिर इसके बाद गोरखनाथ, फिर इसके बाद हेमचंद आ गया यहाँ पर, ठीक, फिर सोमप्रभ सूरी। लेकिन अगर हेमचंद को यहाँ पर देखा जाए कि 1184 ईस्वी में इनका समय माना जा रहा है, तो सोमप्रभ सूरी का, तो उनको हेमचंद के पहले आना चाहिए। लेकिन अब इस ऑप्शंस में आप देख रहे हैं कि ये दो तो एकदम सही हैं, इन दोनों को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। फिर भी ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए ये सही होगा। तो इस लेक्चर में एक चीज़ और है आपको बताने का कि आप कवियों की और रचनाओं के दोनों के प्रकाशन वर्ष को अपने ध्यान में रखिए, और परीक्षा में जाकर थोड़ा सा मशक्क़त आपको करना पड़ेगा प्रश्न को सही करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि 90% जो इन ऑप्शंस में सही जवाब क्या होगा, सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है। फिर से वही आ गया अनुक्रम, यहाँ पर इस बार रचनाओं का नाम दिया है और उनका अनुक्रम पूछा जा रहा है, तो इसको आपको बताना है। तो इसमें दो चीज़ें ध्यान में रखना है, एक तो रचनाओं का नाम दिया है, अब आपको प्रकाशक, प्रकाशन और उसके राइटर्स को भी ध्यान में रखना होगा। तो देखा जाए कि जो भरतेश्वर बाहुबली रास है ये 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूरी द्वारा लिखा गया था, और स्थूली भद्र जो कि 1209 ईस्वी में जिन धर्म सूरी द्वारा लिखा गया था, जिन धर्म सूरी द्वारा लिखा गया था। नेमिनाथ जो है वो 1213 ईस्वी में लिखा गया था सुमति गण द्वारा, और संगीत रत्नाकर जो कि 12वीं शताब्दी में ये भी लिखा गया था, और इसके जो राइटर हैं वो हैं सारंगदेव द्वारा लिखा गया है संगीत रत्नाकर। तो पहले तो आपको प्रकाशन पता चला गया कि इनका प्रकाशन कब हुआ था, 1184 ईस्वी में। लेखक का नाम था सारंगधर। स्थूली भद्ररास 1209 ईस्वी में, लेखक जिन धर्म सूरी। नेमिनाथ रास, इसका प्रकाशन 1213 ईस्वी में, सुमतिगण। और संगीत रत्नाकर, अगर वन लाइनर में पूछ देगा कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है, तो उनका नाम है सारंगदेव। इनको हम तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ए। इसका कारण है कि आप देखेंगे क्रम से जो नाम दिया गया है उसमें अन्य ऑप्शंस के मुकाबले जो सही ऑप्शन है वो क्या है, ए है। तो कई बार परीक्षाओं में आपको एलिमिनेट करना पड़ता है ऑप्शंस को, इसी के हिसाब से आपका जवाब सही होगा, वरना आप चीज़ों को कितना याद करेंगे, उसको रटेंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी है कि निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। अब इसमें कृतियों का नाम दे दिया है और उसके सही अनुक्रम को बताना है। तो फिर वही चीज़ है कि आपको ध्यान में रखना होगा कि प्रकाशन कब हुआ था और इनके राइटर कौन कौन से हैं, ताकि आपके एक ही साथ दो चीज़ें तैयार हों। तो कुवलय माला जो थी इसका प्रकाशन हुआ था 778 ईस्वी में। ठीक है, और उद्योतन सूरी करके इसके राइटर थे, उद्योतन सूरी। राउरवेल ये 10वीं शताब्दी के आसपास की रचना है और इसके जो राइटर थे वो रोडा। ठीक, उक्त व्यक्ति प्रकरण ये 12वीं सदी के आसपास की रचना है और इसके जो लेखक हैं वो हैं दामोदर शर्मा। और वर्ण रत्नाकर जो कि 14वीं सदी के आसपास की रचना है जिसके लेखक हैं ज्योतिश्वर ठाकुर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इस ऑप्शंस में आपको दो चीज़ें पता चली, एक तो प्रकाशन कुवलय माला 778, इसको आप 8वीं सदी भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 8वीं सदी, ये 10वीं सदी, ये 12वीं सदी है और एक 14वीं सदी। तो इस हिसाब से जो सही ऑप्शन है
वो तो ए ही मिल गया, ए, और बाकी वही रचनाएं हैं, सब इधर उधर क्रम है। ठीक है, तो उम्मीद है कि जो मेरी कोशिश है वो आप सभी को समझ में आ रही होगी कि मैं किस हिसाब से बताना चाह रहा हूँ। कमेंट्स कर कर ज़रूर बताइए, क्योंकि आप सबके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। अब रचना काल के दृष्टिकोण से सही अनुक्रम पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पर रचनाओं का नाम दिया है, तो तुरंत इनके लेखकों का नाम यानी कि कवियों का नाम आपके सामने आना चाहिए। दोहा कोश सरहपा, श्रावकचार जो है वो है देवसेन, संदेश रासक कौन है, अब्दुल रहमान, इसके पहले अब्दुल रहमान का बार बार जिक्र हो रहा था, कीर्तिलता, विद्यापति। तो एक तो मोटे मोटे तौर पे आपको राइटर्स का नाम पता चल गया। अब चूँकि सरापा का नाम है तो ये सरापा का जन्म 769 में हुआ था, तो इसको हम 8वीं सदी मान सकते हैं। दूसरा जो दूसरी रचना है श्रावकचार, तो श्रावकचार को हम देखते हैं कि ये किस समय की रचना है। श्रावकचार जो है वो 933 ईस्वी में लिखी गई थी, इसका मतलब कि इसको 10वीं सदी मान सकते हैं। ठीक, अब्दुल रहमान जो कि 12वीं सदी के हैं, पहले भी आप देखे होंगे, और जो विद्यापति हैं वो 14वीं शताब्दी के। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि 8वीं सदी, 10वीं सदी, 12वीं सदी और 14वीं सदी का जिक्र इसमें हुआ है। तो दोहा कोश सबसे पहले, फिर श्रावकचार दूसरे नंबर पर, संदेश रासक तीसरे नंबर पर, कीर्तिलता चौथे नंबर पे। तो इस हिसाब से जो सही ऑप्शन होगा उसका जवाब होगा ए। ठीक है, अब आंसर यहाँ पर देखिए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब इन चीज़ों को समझ जाएंगे तो इस आंसर का आपको ध्यान ही नहीं आएगा, बाकी आपको बड़ा मज़ा आएगा इसको याद करने में। सरापा 8वीं सदी के आसपास के हैं, देवसेन 10वीं सदी, अब्दुल रहमान 12वीं, अब विद्यापति 14वीं। ये लोग, इनका समय है, उन्हीं के आधार पे आप रचनाओं के भी प्रकाशन वर्ष को ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कालक्रमानुसार संगति क्रम क्या होगा। वही पूछ रहा है, अनुक्रम को ही इसमें लिख दिया संगति क्रम, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कुवलय माला पहले भी अभी ऑप्शंस में आया था, फिर व्यक्ति प्रकरण भी आया, राउरवेल भी आया, कीर्तिलता भी आया। अच्छा, ऑप्शंस में देखिए कीर्तिलता को एकदम से चौथे नंबर पे ही सेट कर दिया है इसमें, तो इसको लेकर तो कोई डाउट ही नहीं है कि आखिर में रहेगा। अब डाउट ये है कि भाई पहला दूसरा तीसरा नंबर पे कौन रहेगा। तो कुवलय माला का जो समय है, कुवलय माला कब प्रकाशित हुआ था, ये प्रकाशित हुआ था 8वीं सदी में। ठीक है, 8वीं सदी। राउरवेल जो है वो है 10वीं सदी में। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये है 12वीं सदी में, और जो कीर्तिलता है वो है 14वीं सदी में। तो ध्यान रखिए, 8वीं सदी में आपका कुवलय माला, और तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसके राइटर कौन है, उद्योतन सूरी। फिर 10वीं सदी में राउरवेल, इसके रोड़ा। फिर 12वीं सदी में उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इसके दामोदर शर्मा, और 14वीं सदी में कीर्तिलता, और इसके हैं विद्यापति। तो अब तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा, पहले तो याद आ जाएगा कि विद्यापति जो हैं वो 14वीं सदी के आसपास के कवि हैं, दामोदर जो हैं वो 12वीं सदी के हैं, रोड़ा 10वीं सदी के, उद्योतन सूरी 10वीं सदी के। तो इस तरीके से तैयारी करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि ये आपको कैसा लग रहा है लेक्चर। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है कि काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा। फिर वही चीज़ पूछा जा रहा है इसमें कि सही अनुक्रम क्या होगा। तो इसके पहले खुमान रासो भी आपने देखा, विशल देव रासो भी देखा, चंदन बाला रास इसमें नई रचना आई है, पौमचर्यु भी नई रचना आई है। तो पौमचर्यु से पहले स्वयंभू के बारे में आपने देख लिया कि उनका समय कब से कब रहा है। ठीक है, तो इसको हल करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो 2 ऑप्शंस तो यहाँ दिया हुआ है, तो हम यहीं पे ट्राई कर लेते हैं। विशल देव रासो जो कि नरपति नाल की रचना है। ठीक है, नरपति नाल की रचना, नरपति नाल का जो समय था वो था 12वीं सदी के आसपास में। तो अभी हम ट्राई इस पे कर ले रहे हैं, बाकी जो सही होगा उस पे लगा लिया जाएगा।
चंदन बाला रास, इसके जो कवि हैं उनका नाम है आसगु। ठीक, 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में है। पौमचर्यो, पौमचर्यो जो कि 8वीं शती के आसपास में लिखा गया है पौमचर्यो। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं। पौमचर्यो जो रचना है वो है स्वयंभू की, जो 8वीं शती में है, और खुमार रासो जो कि 9वीं शती में लिखी गई रचना है, और इसके जो लेखक हैं दलपति विजय। ठीक, तो इस तरीके से क्रम क्या होना चाहिए, पहले पौमचर्यो, फिर कौन सा होना चाहिए, फिर खुमार रासो, फिर होना चाहिए आपका विशलदेव रासो, फिर होना चाहिए चंदन बाला रास। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि ऑप्शंस में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इस टिक को अपना रहा है। पौमचर्यो, खुमान रासो, पौमचर्यो, खुमान रासो, विशलदेव रासो, चंदन बाला रास। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सी। तो इस तरीके से हमने कुल आदिकाल में जितने भी प्रश्न बनते हैं रचनाओं से या फिर उनके रचनाकारों के क्रमों के आधार पर, उसको देखने की कोशिश की, और कोशिश की कि आप कैसे टिक के माध्यम से उसको याद भी कर लें और उसके क्रम को सही से हल भी कर लें। और साहित्य इतिहास लेखन में जो प्रमुख आलोचक थे, उनकी किताबें थीं, उनके भी क्रम को हमने देखा, तो एक आइडिया आपको मिला होगा। बाकी अध्ययन करने के लिए आप हिंदी साहित्य का इतिहास और जो भी ऑब्जेक्टिव्स किताबें हैं उनको भी देखते रहिए। तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि ये टॉपिक या लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।